गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। इट इज़ अ स्पेस अराउंड ए मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच इट्स फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय एनी आयरन पार्टिकल। आप बोल सकते हैं जो भी आपके मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं, जैसे आयरन है, निकल है, जो अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट की तरफ को, वो जहाँ तक, जिस स्पेस तक यानी जिस डिस्टेंस तक क्या कर पा रहे हैं, इस मैग्नेट की फोर्स को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं इन अ 3 डायमेंशनल स्पेस, ठीक है, तो उसको क्या बोल देते हैं, उसका मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड को मैंने बताया था, उसको हम रिप्रेजेंट करते थे कैपिटल बी से। और कैपिटल बी जो होता था वो क्या होता था, या तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते थे उसको, या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती थी, ठीक है। साथ में हमने निकाला था कि आपकी जो कोई पार्टिकल, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है जैसे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, अगर वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो कितनी होती है, F इक्वल टू बी क्यू बी साइन थीटा, ठीक है। तो इस फार्मूले से हम बी की यूनिट्स भी निकाल सकते हैं और डायमेंशनल फार्मूला भी निकाल सकते हैं। तो जब हम यूनिट से डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे उस वक्त हम साइन थीटा को इग्नोर कर देंगे हम इसकी, क्योंकि ये आपकी क्या है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो हम बोलेंगे कि बी जो है, बी इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ अपॉन क्यू वी, ठीक है। तो अब अगर यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स जो होती हैं, जनरली जो इसकी यूनिट्स हैं वो है टेस्ला। जो बी की यूनिट्स हैं, किसकी, बी की। तो बी की जो यूनिट्स होती हैं वो क्या होती हैं, टेस्ला, कैपिटल सी से लिखते हैं, या वेबर पर मीटर स्क्वायर। जो ये वेबर है, ये आगे आप मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ोगे उसकी यूनिट होती है, ठीक है। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर ये वहाँ से निकलती है। और तीसरी यूनिट आपकी यहाँ से निकल सकती है, ये देखो, फोर्स होती है न्यूटन में, चार्ज आपका कूलम में, और वेलोसिटी आपकी मीटर पर सेकंड में। तो ये बन गई न्यूटन, कूलम इनवर्स, मीटर इनवर्स, सेकंड, ठीक है। इसी तरह अगर इसके डायमेंशनल फार्मूला निकालना हो तो डायमेंशनल फार्मूला बी का क्या आ जाएगा, आपके एफ होता है एम एल टी माइनस टू, क्यू का ए टी, और वी एल टी माइनस वन, ठीक है। तो इन सब से जो डायमेंशनल फार्मूले हैं वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखने होते हैं, ठीक है। तो आपके इधर देखो तो ये जो आपका एल है और ये एल है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये जो टी है और ये टी इनवर्स है, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका क्या बचा, एम टी दो बचे, टी माइनस टू एंड ए माइनस वन। तो ये आपका डायमेंशनल फार्मूला हुआ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का, ठीक। इसके बाद हम पढ़ेंगे बायट-सैवर्ट्स लॉ। तो बायट-सैवर्ट्स लॉ जो है, एक साइंटिस्ट थे बायट-सैवर्ट्स, उन्होंने दिया था, ठीक है। इसको लैप्लेस लॉ भी बोला जाता है, पर मोस्ट कॉमनली जो इसे बोला जाता है वो हमेशा इसे बायट-सैवर्ट्स लॉ ही बोला जाता है। और ये डील करता है बाय मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, विद अ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है किसी स्मॉल करंट एलिमेंट। अब पहली चीज़ ये कि करंट एलिमेंट क्या है, करंट एलिमेंट किसको बोलते हैं, जैसे आपको पता है हमारे घरों में भी जो करंट फ्लो करता है वो किस में फ्लो करता है, वायर्स में, ठीक है। तो वायर्स में जब वो फ्लो करता है तो उस वायर का अगर मैं एक छोटा सा लेंथ ले लूँ, ठीक है, छोटी सी लेंथ ले लूँ, चाहे 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, एक स्मॉल मैंने एक लेंथ ले ली, ठीक है। तो वो जो मैंने स्मॉल लेंथ कंसीडर कर ली उसकी, ठीक है, उसको बोल देते हैं करंट एलिमेंट, ठीक है। प्रोवाइडेड कि आपके उस वायर से क्या फ़्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है अगर, तो हम बोलेंगे कि वो जो छोटा सा हिस्सा है उस वायर का वो क्या है, करंट एलिमेंट। तो ये जो छोटा सा करंट एलिमेंट है इसके कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, होगा, उसको कौन बताता है, बायट-सैवर्ट्स लॉ, ठीक है। तो बायट-सैवर्ट्स के लिए अब हम क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर ए स्मॉल, स्मॉल एलिमेंट ए बी। हमने एक छोटा एलिमेंट कंसीडर किया ए बी, एक मैंने वायर ली, या कंडक्टर बोल सकते हैं कि एक्स वाई क्या है, एक कंडक्टर। कंडक्टर वर्ड जब भी यूज़ हो रहा है वो वायर के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है, जो आपकी कनेक्टिंग वायर्स होती हैं। तो उसका अगर मैं छोटा सा हिस्सा लेती हूँ ए बी, ठीक है,
तो वो उसका क्या हुआ, करंट एलिमेंट। और मैं मान लेती हूँ कि जो आपकी ये वायर है इसमें करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम एक्स टू वाई। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस जो ये छोटा सा करंट एलिमेंट है इसके कारण मुझे किसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि वहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो हम इसको ज्वाइन करेंगे। हमें इसे याद रखना है, जब भी एलिमेंट ड्रॉ करना है उसके सेंटर से डिस्टेंस लेना है, उसके सेंटर से इसको ज्वाइन कर देना है। ठीक है, और पी जो है इसका डिस्टेंस क्या मान लिया, आर। ठीक है, जहाँ भी ऑब्जर्वेशन करनी होती है उसका डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, स्मॉल आर। और ये जो मैंने करंट एलिमेंट लिया इसकी मैंने लेंथ मान ली, वो कितनी है, डी एल। ठीक है, और ये जो एंगल है करंट एलिमेंट बना रहा है इस लेंथ के साथ, ये कितना है, थीटा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बायट-सेवर्स लॉ आपका क्या है, बायट-सेवर्स लॉ बोलता है कि जो मैग्नीट्यूड है किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है या मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये सब कौन है, बी के ही ये सारे अलग अलग नाम हैं। ठीक है, तो अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है ड्यू टू ए करंट एलिमेंट, अब करंट एलिमेंट ले रहे हैं वो छोटा है तो ये भी क्या होगी, स्मॉल डी वी। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है किसका, डी बी वैक्टर का। ठीक है, एट ए पॉइंट पी, ठीक है, और किसके कारण है ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ड्यू टू करंट एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन कि ये जो इस पॉइंट पे पी पॉइंट पे जो आपका मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू है, वो किस पे डिपेंड करती है, फर्स्ट जो आपका डी वी है डैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, कि आपका करंट कितना फ्लो कर रहा है। अगर करंट ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग होगा, अगर करंट कम है तो मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा। सेकंड डिपेंड करती है ऑन द डी वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एल, यानी लेंथ ऑफ द करंट एलिमेंट, जो आपने करंट एलिमेंट लिया है उसकी लेंथ कितनी है, जितना बड़ा करंट एलिमेंट उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड डिपेंड करती है आपकी जो डी बी है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा। ठीक है, किसके प्रोपोर्शनल है, जो एंगल थीटा बन रहा है किस किस के बीच में, करंट एलिमेंट के बीच में, और ये जो आपका बी पॉइंट है उससे जो लाइन है उसके डायरेक्टली उसके साइन थीटा के इक्वल। एंड फोर्थ जो वो डिपेंड करती है डी वी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, कि आपके करंट एलिमेंट और पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं इन सब को, ये जो फैक्टर्स हैं इनको कंबाइन कर दूं तो ये क्या बनेगा, आई डी एल साइन थीटा, ये ऊपर आ जाएंगे और आर स्क्वायर कहाँ आ जाएगा, नीचे। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, डी वी इक्वल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अभी प्रोपोर्शनलिटी का निशान आना है क्योंकि ये सभी इसके प्रोपोर्शनल है। अब अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी हटाऊं तो आपका क्या आ जाता है, कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको प्रोपोर्शनलिटी हटा के मैंने इक्वल टू लगा लिया और यहाँ पे क्या मान लिया कि क्या आ गया, के इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, और ये जो के है आपका ये डिपेंड करता है ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, के की ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कि आप कौन सा सिस्टम चूज़ कर रहे हैं मेजरमेंट के लिए, एसआई सिस्टम ले रहे हैं, सीजीएस सिस्टम ले रहे हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो ऑन द मीडियम, किस पर, मीडियम मतलब कि जो आपका करंट एलिमेंट है और जो पॉइंट पी है उसके बीच में क्या है, एयर है, वाटर है, ग्लास है, किस चीज़ पे, इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, फॉर फ्री स्पेस, अब पहली चीज़ कि अगर आपका फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस मतलब या तो एयर है या वैक्यूम है। ठीक है, तो अगर फ्री स्पेस है तो इन एसआई सिस्टम अगर हमने लिया है तो उसके लिए के की वैल्यू होती है म्यू नोट अपॉन 4 पाई। क्या होती है, म्यू नोट अपॉन 4 पाई। ये जो यू की तरह है ना, इसको बोलते हैं म्यू नोट। ठीक है, ये होती है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ये होती है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर में एप्सिलॉन नोट होता था ना, पढ़ा था ना हमने एप्सिलॉन नोट, वो क्या होती थी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ठीक है,
उसी की जगह यहाँ पे क्या होता है, म्यू नोट, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ठीक है। एंड इन CGS सिस्टम, अगर CGS सिस्टम लेते हैं हम तो उस वक्त के की वैल्यू क्या होती है, 1, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं दोनों सिस्टम्स में। इन SI सिस्टम अगर बात करो तो आपका DV इक्वल टू क्या आ जाएगा, K की जगह म्यू नोट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये आ गया SI में। अगर मैंने CGS में करना है, ठीक है, तो CGS सिस्टम में K की वैल्यू क्या है, 1, तो क्या आ जाएगी, DV इक्वल टू सिंपली आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन बन गया आपका किस चीज़ का, वाइट-सेवर्स लॉ का इन SI सिस्टम एंड दिस वन इज इन CGS सिस्टम। तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, ठीक है, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे देखो जो I है, I आपका करंट है, करंट तो वेक्टर होता नहीं है, पर जो आपका करंट एलिमेंट है DL जो है उसकी डायरेक्शन हमने दी हुई है, कहाँ से कहाँ को, A से B, तो DL क्या होता है, एक वेक्टर, ठीक है। तो मैंने पहले भी तुम्हें बताया है कि जब हमारे पास कोई एक ही वेक्टर है, ठीक है, और प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है, और हमारे पास दूसरा वेक्टर नहीं है, तो हम पोजीशन वेक्टर को रिप्लेस कर लेते हैं वहाँ पे। तो हम कैसे लिख देते हैं, DV वेक्टर इक्वल टू I DL क्रॉस R, ठीक है, अपॉन R क्यूब, इस तरह से। यहाँ लगनी थी ब्रैकेट, DL क्रॉस R अपॉन R क्यूब, और साथ में म्यू नोट अपॉन 4 पाई, ठीक है। ये कैसे बना तुम्हें पता है, यहाँ पे अगर देखो तो ये क्या आना था, DV इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा आर स्क्वायर, और साथ में क्या लग रही आना था, आर कैप, पोजीशन वेक्टर लग जाता है ना। तो DV वेक्टर को तुमने कैसे लिखना था, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और साथ में आर कैप, ठीक है। तो जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ तो DV वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा, और यहाँ आर वेक्टर, और साथ में जो आर है और ये जो आर स्क्वायर है ये मिलके क्या बन गया, आर क्यूब। अब देखो इन दोनों का क्या है, प्रोडक्ट DL भी वेक्टर है और आपका जो आर है वो भी वेक्टर है, और साथ में यहाँ क्या लगा है, साइन थीटा। तो साइन थीटा में किस में होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में, ठीक है। तो ये आ जाना था फिर DB वेक्टर इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई, करंट बाहर आ जाएगा क्योंकि वो स्केलर है, प्रोडक्ट किस किस का होगा, क्रॉस प्रोडक्ट DL और आर का, और नीचे क्या आ जाएगा, आर क्यूब। तो इस तरह से आया ये वेक्टर फॉर्म में। तो ये अच्छे से समझ लेना है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो ये आपका वाइट-सेवर्स लॉ जो है ये याद रखना है। ये किसके लिए होता है, फॉर सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, किसके लिए, फॉर सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने हमेशा तुम्हें बताया हुआ है कि सिमेट्रिकल वर्ड यूज़ किया जाता है जो शेप्स हमने पढ़ी हुई हैं, जो आपकी कोई रैंडम शेप्स नहीं है, जो आपकी पढ़ी हैं, जैसे क्यूब है, सिलेंडर है, कोन है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशंस जो होते हैं उनको बोलते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और ये जो वाइट-सेवर्स लॉ है ये एनालॉगस है कूलम्स लॉ। जो कूलम लॉ हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो काम कूलम लॉ करता है वही काम यहाँ पर आपका कौन करता है, वाइट-सेवर्स लॉ, मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। तो ये याद करना है। और आप अगर देखो आपकी मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कब होगा, जब आपका एंगल क्या होगा, ये जो साइन थीटा है इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, वो कितनी होती है, 1, वो कितने पे होगी, साइन 90 पे, है ना, थीटा 90 होगा तब साइन 1 होता है, तो आपकी 90 डिग्री पे, ठीक है। यानी आपका अगर जो DL है और जो P है इनके बीच का एंगल कितना है, अगर 90, तो उस वक्त आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम, ठीक है। तो ये हो गया आपका वाइट-सेवर्स लॉ।